हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया गुप्ता और आज आपके साथ लेके आई हूं यूपी टेट 2022 का जो आपका मैथ्स का पेपर यहाँ पे हुआ था उसका हमने आंसर की ऑलरेडी डाल रखा है, जिससे आई थिंक आपने मैच भी कर लिया होगा और खुद को इवेलुएट कर लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स वहाँ पे बन रहे हैं। ओके, एंड देन इधर आपका मैं बता दूं कि आपके इधर आंसर की भी आ चुकी है यूपी टेट की ऑफिशियल आंसर की, जिसके थ्रू आप ओवरऑल अपने क्वेश्चंस को मैचअप कर सकते हैं। ओके, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, ओवरऑल आ चुका है वहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का। ठीक है, दैट इज प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी। तो आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो हमने मैथ्स का पिछली बार आंसर की बस देखा था उसका। यहाँ आज हम यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस को डीप में समझेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चंस का सेट रखेंगे। तो ये आज आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में जो अदर 15 क्वेश्चंस है उसे हम यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूबीडी का क्वेश्चन पेपर 1 है 2022 का, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखिए मैंने सेट ए ले रखा है। ओके, तो अगर आपका यहाँ पे कोई भी सेट है तो क्वेश्चंस तो आप जैसा कि जानते हैं क्वेश्चन सेम होते हैं, खाली उसके ऑर्डर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, which measures of central tendency get affected if the extreme observation on both the ends of a data arranged in descending order are removed। देखिए आपसे क्या बात कह रहे हैं यहाँ पे, हम दोनों लैंग्वेज को लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश भी देखकर साथ में आपको हिंदी में समझ में आएगी। साफ साफ आपसे ये बात कह रहा है कि यदि आपने अवरोही क्रम में किसी दिए गए आंकड़ों को अरेंज किया तो इससे आपकी किस यहाँ पे चीज पे फर्क पड़ेगा, मतलब कौन सा ऐसा होगा जो कि बदलेगा या फिर जो कि समान रहेगा, ऐसा आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, अगर दोनों छोरों से प्रक्षेप हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं, तो समझिएगा। पहले सबसे मैंने मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे बात करी कि आपका यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिखा 2, 6, 7, 8 ऐसे एग्जाम्पल लेंगे तो मुझे अच्छे समझ में आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। ठीक, अब समझिएगा अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि इसका आपका मीन कितना आएगा, तो देखिए मीन क्या होता है, मीन आपका होता है कि सबको जोड़ दो उसके बाद डिवाइड कर दीजिए। तो आप ही सोचिए अगर आपने ये दोनों नंबर कोने कोने वाले हटा दिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि एक्सट्रीम मतलब जो आखिरी कोनों में जो दोनों के नंबर अगर उसे हटा देंगे तो जाहिर सी बात है मीन पे आपका फर्क पड़ेगा। आप इसे यहाँ पे करके भी देख सकते हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे मान लीजिए यहाँ पे एक और मैं अगर नंबर यहाँ पे जोड़ दूं, ठीक है, या फिर इसे ही लाइन में बदल देती हूँ कि मुझे यहाँ पे मोड दिखाना है ना, मान लीजिए 7 आ गया। अब समझिएगा मोड क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आए। तो आप खुद ध्यान से देखिए अगर मैं इन दोनों को हटा देती हूँ, ठीक है, तभी मेरा मोड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे भी इफेक्ट पड़ता है अगर आपको ये दोनों कोने का चीजें रिमूव हो जाए। सही बात है। लेकिन जब आप बात करेंगे मीडियन का, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन का सेंस होता है जो बीच वाला, ये वाला जो आपका होता है। ठीक है, माध्यक आपका ये तो होता है। इसका सेंस क्या है, देखिए अगर मैं इसको हटा दूं तब भी मेरा बीच में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर मैं इसको रख लूं तब भी मेरा मीडियन क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। तो ये आपने डिफरेंस देखा कि जो चीज बनी हुई है वो आपकी मीडियन है और जिसमें आपका बदलाव आ रहा है वो है आपका मीन और मोड। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि किसमें बदलाव यहाँ पे आ जाएगा अगर हम कोने की चीजों को हटा दें। तो मीन और मोड आपका बदल सकता है, जबकि जो आपका यहाँ पे मीडियन है वो नहीं बदल सकता, क्योंकि उसका इफेक्ट पड़ता है बीच वाले नंबर से, उसे कोने के नंबर से मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे अर्थ हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ओके, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, कोई क्यूब आपको दिया गया घन है, ठीक है, जिसका साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा है अगर उसे पेंट कर दिया जाए उसकी सारे फेसेस पे और इफ इट इज स्लाइस्ड इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए हमने 5 सेंटीमीटर क्यूब है उसको पूरा पूरा पेंट कर दिया, फिर उसे एक एक सेंटीमीटर क्यूब में काट दिया निकाल निकाल के। तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स, कितने क्यूब्स ऐसे होंगे जिनका खाली एक ही फेस आपको पेंटेड मिलेगा। ओके, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है आपका कि जब आपको ये चीज निकालनी होती है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ फेसेस। ठीक है, कितने नंबर ऑफ फेस होते हैं, ब्रैकेट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जहां पे देखिए x क्या होता है, x का सेंस होता है कि जो आपका बड़ा वाला यहाँ पे क्यूब है उसका साइड क्या है, 5, और जो छोटा वाला क्यूब है जो आपने काट के निकाला वो कितना है, 1। इन दोनों का आप अपॉन में करते हैं, कितना आ रहा है, 5। अब आइए यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जो आपका ये फॉर्मूला आएगा इसके थ्रू नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, देखिए क्यूब में 6 होते हैं। ठीक है, x मैंने आपको बता दिया 5, फिर -2, फिर स्क्वायर। तो क्या करेंगे देखिए 6
और यहाँ आप आपका जाएगा 3 का स्क्वायर जो कि आपको दे देगा 6 गुणे 9, फिर आ जाएगा आपका 54। इसका मतलब 54 फेसेस ऐसे हैं, ठीक है, 54 फेस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि खाली एक साइड से पेंटेड है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपसे यही तो पूछा गया था, तो आपका यहाँ पे पहला उत्तर सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। आपको क्या बताना है कि इस एंगल का सम बताइए, जो पेंटागन होते हैं उसके अंदर एक सारे एंगल्स का सम आपको बताना है। तो आइए समझते हैं। देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है किसी भी आपका पॉलीगॉन का, वो क्या होता है n-2 मल्टीप्लिकेशन पाई, मतलब 180 डिग्री। अब आप खुद देखिए यहाँ पे n क्या है, n आपका होता है नंबर ऑफ साइड, पेंटागन लिखा है तो n कितना हो जाएगा 5, क्योंकि पेंटागन मतलब क्या होता है जिसके 5 यहाँ पे साइड हो, भुजाएं हो, तो क्या लिखेंगे 5 - 2 गुणे 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 मल्टीप्लिकेशन 180 डिग्री और आपको यहाँ वैल्यू मिल जाएगी 540 डिग्री। यही हो जाएगा आपका यहाँ पे इसका सही आंसर, ठीक है। तो आइए मार्क कर लेते हैं कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला हमारा 540 डिग्री इसका सही उत्तर बनेगा। ओके, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 4/7 ऑफ अ पोल इज इन द मड। आपसे कह रहे हैं कि 4/7 हिस्सा है किसी भी पोल का, वो मिट्टी में धंसा हुआ है। फिर आपसे कह रहा है व्हेन 1/3 ऑफ इट पुल्ड आउट, जब इसका 1/3 जो भाग है वो जब बाहर निकाला जाता है तो एन 8 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ द पोल स्टिल रिमेन्स इन द मड। तब भी देखिए जब 1/3 हिस्सा उसका हमने बाहर निकाल लिया, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, तब भी आपका 8 मीटर जो हिस्सा है वो अभी भी मड में है। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पोल, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं यहाँ पे ये चीज कैसे होगी। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट टोटल लेंथ जो आपका पोल है, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ पोल बी एक्स, ठीक है, हमने ये मान लिया। अब समझिएगा प्रश्न के अनुसार आपसे क्या बोल रहा है कि 4/7 जो हिस्सा है वो भाग कैसा है, कीचड़ में धंसा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा कि 4x/7 कहाँ है, अभी भी कीचड़ में धंसा हुआ है। अब क्या हो रहा है, उसके बाद आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है आगे कि जब 1/3 हिस्सा वो बाहर निकाल ली जाता है, तब देखिए जब 1/3 हिस्सा अगर आपने बाहर निकाल लिया तो ये सोचिए अंदर कितना है। अगर मैं पूरा 1 कह लूं तो देखिए 1/3 हिस्सा बाहर निकालना तो आपका अंदर की साइड बचा 2/3 हिस्सा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए हम यहाँ पे सबसे लिखेंगे कि इसका मतलब ये जो हिस्सा है यह भी अंदर की ओर है, जैसा कि आपसे प्रश्न में कहा, और 2/3 हिस्सा भी अंदर की ओर है। और जो अंदर की ओर का पूरा आपको लंबाई दी गई है वो आपको प्रश्न में दी गई कितनी, 8 मीटर, ये आपको प्रश्न में दिया गया है। अब इसे आइए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 8x/21 इज इक्वल टू 8। तो देखिए 8 कट गया, आपको कितना मिल गया, x इज इक्वल टू 21 मीटर। और x क्या था, x था आपका टोटल लेंथ ऑफ द पोल, मतलब पोल की पूरी लंबाई जो कि हमें मिल सके कितनी आ गई, 21 मीटर, ठीक है। तो देखिए प्रश्न बस आपको समझने की यहाँ पे दे दी थी कि किस तरीके से आपको यहाँ पे समझ के करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में यहाँ पे कर रहे हैं। फिर आपसे कह रहा है बी और सी मिलके 15 दिन में कर रहे हैं, देन सी और ए मिलके 20 दिन में कर रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि ए अगर इस काम को अकेले करता है तो उसे कितना समय लगेगा। तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले जो आपसे कहा है वो लिख लीजिए। कह रहा है आपसे ए प्लस बी काम करते हैं 12 दिन में, फिर देखिए बी प्लस सी काम कर लेते हैं 15 दिन में, फिर आपसे कह रहे हैं सी प्लस ए 20 दिन में काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले लें तो हमें टोटल काम पता यहाँ पे चल जाएगा। तो आइए निकाल लेते हैं, 12, 15, 20। इसका जब आप देखिए निकालेंगे तो कितना जाएगा, 2 6 जा, फिर 15 जाएगा, फिर 2 10 जा, आप यहाँ पे करोगे, फिर देखिए 2 3 जा 15, 2 5 जा, फिर आप कर लो यहाँ पे सीधे 5 से कर लीजिए, 3 1 3, 3 5 15 और 5 का 5। तो आपको यहाँ पे कितना मिल गया, 5 के थ्रू 5 3 जा 15, 15 4 कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 60 क्या है, 60 आपका यहाँ पे टोटल वर्क है, ठीक है। अब अगर मैं देखिए यहाँ पे से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक एक का काम मिल जाएगा। एक दिन में कितना किया, देखिए 12 5 60, यहाँ पे कर देंगे 4, यहाँ कर देंगे 3। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें कि देखिए ए और बी मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बी और सी मिलके एक दिन में 4 काम, सॉरी 5 काम कर लेते हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 काम कर लेते हैं, ये 4 काम कर लेते हैं, और सी और ए मिलके एक दिन में 3 काम कर लेते हैं। ओके, अब देखिए अगर हम सबको सम अप कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और यहाँ आपको मिल जाएगा
5 4 9 9 3 12। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपको सीधे मिल गई वैल्यू a प्लस बी प्लस सी मिल के अगर एक दिन का काम निकालेंगे तो 6 काम कर लेंगे। लेकिन आपको चाहिए कि आपको तो a चाहिए, तो देखिए अगर मैं b प्लस सी को यहाँ से उठा के रख दूं तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी a इज इक्वल टू 6 माइनस b प्लस सी कितना है 4 है, कितना आ गया 2, तो मुझे a मिल गया 2। अब देखिए अब आप टोटल काम देखिए यहाँ पे कितना है, टोटल काम है आपका यहाँ पे 60, तो आप लिख देंगे कि बाई a ना, a के द्वारा कैसे काम किया जाएगा, 30 लिखेंगे आप, सॉरी यहाँ पे 60 लिखेंगे क्योंकि देखिए 60 क्या है, 60 आपका टोटल वर्क है, टोटल वर्क अपॉन उसका एक दिन में वो काम कर उसकी जो एफिशिएंसी है वो 2 है। इस हिसाब से अगर वह अकेला इसी कार को करता तो उसे 30 दिन लगता, क्योंकि वह एक दिन में 2 काम कर रहा है तो वह 30 दिन में 60 काम आपका फिनिश कर देगा। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे 30 डेज का ही आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का, तो आपका बी उत्तर इसका सही होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3/2 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, तो आपसे पूछ रहा है देन प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, मतलब आपसे यहाँ पे कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस है वो आपका 3/2 हिस्सा है सेलिंग प्राइस का, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे कि सीपी इज इक्वल टू 3/2 ऑफ एसपी, यही तो आपसे बोला, बस बहुत ही आसान हो गया। क्या आप यहाँ पे सीपी लिखिए, नीचे एसपी ले आइए, क्या आ गया 3/2। अब आपको साफ साफ दिख रहा है एसपी अगर 2 है तो सीपी 3 आ रहा है, तो हो क्या रहा है आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, लॉस का परसेंटेज निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आप लिखेंगे लॉस, नीचे लिखेंगे सीपी, गुणा लिखेंगे 100। बस अब देख लीजिए यहाँ पे लॉस कितने का आया, लॉस आया 1 का। ठीक है, सीपी रखिए नीचे, गुणे 100, तो ये आपको ये मिल जाएगा 100/3। इसका मतलब क्या आ गया ये आपका 33 सही 1/3% आंसर। ओके, तो इसका मतलब जो आपको लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो कितने का हो रहा है 33 सही 1/3%। ध्यान से यहाँ पे देखिए ऑप्शन को लगाना है, ऑप्शन बहुत ही आसपास दिए हुए हैं, तो हमारे यहाँ पे तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, 33 सही 1/3% का लॉस। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन 12 10 12, ये देखिए इतना बड़ा नंबर आपको दिया है, इसे जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें बताना है यहाँ पे रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना बचेगा। तो क्या करना है, सिंपल सा काम है, यहाँ पे कुछ भी आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है। आइए यहाँ पे करते हैं, ऐसे हमने करा, अब सावधानी से लेकिन यहाँ पे डिवाइड करना है ना, ये है बच्चों वाली चीज है बट लोग इसको भी गलत करके बैठ जाते हैं। कैसे देखिएगा, पहले लेके जाएंगे तो 12 1 12, ये आपका कट गया। फिर देखिए आपने 1 उतारा, ठीक है, कैसे उतारा, 1 तो डायरेक्ट आ गया, ओके 1 आपने लिख लिया, लेकिन अभी आपका काम नहीं बन रही है, आपका छोटा है तो आप 0 लगा के तब इसको उतारेंगे दूसरा नंबर। अभी भी आप देख रहे हैं आपका काम नहीं बन रहा क्योंकि 10 आपका अभी भी 12 से छोटा है। फिर से आप यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे 1 उतारेंगे। अब क्या आएगा देखिए, 12 लाइन से कितना होता है 108, तो हम लेके जाएंगे 12 8 जा, कितना आ जाएगा 96। यहाँ आपका बचेगा कितना 5, फिर आपका जाएगा 2, उसके बाद देखिए कितना जाएगा 12 4 जा करेंगे तो 48, कितना बचा 4। इसका मतलब जो आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिला है वो कितना मिल गया है 4, और यही होगा आपका आंसर। ठीक है, इसका मतलब जो आपका यहाँ पे शेषफल आया वो 4 आया। इस प्रकार आपका पहला उत्तर इस प्रश्न का सही उत्तर बन गया। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इन द प्रोडक्ट, आपको क्या बताना है कि डिजिट जो यूनिट प्लेस पे है उसका प्रोडक्ट आपको बताना है। देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है, आपको बैठ के पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, आपको खाली यूनिट प्लेस का उठाना है। पहले क्या देखिए 8, फिर 6, फिर 9, फिर 2। ठीक है, यूनिट प्लेस का सेंस क्या होता है, जो वंस प्लेस पे लिखा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं, 8 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 2, तो आप देखिए यहाँ पे कर लीजिए 8 6 कितना होता है 48 और 9 2 18। अभी भी मैं क्या काम करूंगी, फिर से मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट ही लूंगी ना, मुझे पूरा नंबर लेने की जरूरत नहीं है। 8 8 से क्या होता है 64, तो क्या आ गया यूनिट डिजिट, आप देखिए ध्यान से 4 दिख रहा है। इसका अंतर सॉरी इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आपने इस पूरे को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको घूम फिर के आखिरी में क्या मिलना है 4। आपसे प्रश्न में पूछा भी यही था कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। ओके, तो इस हिसाब से आपका पहला उत्तर इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से आपको करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट विल बी द मीडियन, आपको बताना है मीडियन क्या होगा ऑफ द गिवन डेटा इफ द मीन इज 4.5। अगर मीन आपको दे रखा है तो जो डेटा है इसका आपको क्या बताना है मीडियन कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए मीन क्या होता है, मीन का मतलब होता है सबको सम कर दीजिए और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे आइए लिखते हैं, देखिए मीन क्या होता है, मीन आपको हो जाता है सम ऑफ ऑल अपॉन
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यही तो होता है। तो आइए सबसे पहले करते हैं सम ऑफ ऑल। अगर मैं सबको जोड़ूंगी तो देखिए 7 5 12, 12 7, यहाँ पे सीधे लिख देते हैं 19। फिर देखिए फिर आपका लिखा 8, फिर प्लस x। अब देखिए बाकी क्या है, ये क्या है, 5 4 9, 9 3 12, 12 1 13, 13 2 15। ठीक है, हमने लिख लिया। अब नीचे गिन लीजिए कितने संख्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं क्या लिख दूंगी नीचे यहाँ पे 10। अब देखिएगा जब हम इसे जोड़ेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिल जाएगा, 19 8 आपका आ जाएगा 27। ओके, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 15, 15 को लीजिए 7 5 12 42, कितना आ गया देखिए 42 प्लस x बाई 10। लेकिन भूलेगा नहीं, आपको मेन क्वेश्चन में दिया है कितना है 4.5। अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो नीचे आपका 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपका 10 10 कट गया यहाँ से, आपको x क्या मिल गया, आपको x मिल गया 45 माइनस 42, कितना मिल गया 3। इसका मतलब जो आपका डेटा यहाँ पे मिसिंग था वो आपको मिल चुका है। जैसे आपको यहाँ पे x मिल गया है, x की वैल्यू कितनी आ गई है 3। अब आप क्या करेंगे, अब आपको निकालना है मीडियन। तो देखिए मीडियन का प्रोसेस याद रखिएगा, पहले इसे हमें छोटे से बड़े में लगाना है, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद ही हम इसका मीडियन निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, सबसे छोटा आप देख रहे क्या है 1, फिर 2, फिर 2 बार आपका 3 आ जाएगा। आइए लिखते हैं फॉर मीडियन। ठीक है, मीडियन के लिए हम सबसे पहले अरेंज करेंगे, तो क्या आएगा, पहले मेरा आएगा 1, फिर 2, फिर देखिए 3 3। ओके, हमने देखिए 2 बार 3 लिख लिया, डेटा में दिया हुआ था। उसके बाद मेरा यहाँ पे जाएगा देखिए 4, देन 5 5 7 7 8। ठीक है, तो लिख लेंगे 4 5 5 देन 7 7 फिर 8। चेक कर लेते हैं एक बार, यस, तो 2 टाइम्स 7 भी है। अब आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, देखिए मेरा यहाँ पे पूरा पूरा 10 डेटा भी आपको दिख रहा है क्लियरली। अब आइए समझते हैं, अब हमें निकालना क्या था, मीडियन। मीडियन हमें पता है क्या होता है, आपका यहाँ पे n कैसा आया, n 10 आया जो कि इवन है। तो अब हम मीडियन के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n/2। ठीक है, n/2 वेथ टर्म प्लस इसके जस्ट बाद वाला टर्म। ठीक है, मतलब क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका 10 आएगा, यहाँ से आप क्या लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे ना 10/2, मतलब फिफ्थ टर्म लेते हैं और प्लस कर देते हैं उसके नेक्स्ट वाला टर्म। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, सिक्स्थ टर्म। ठीक है, ये मैंने टर्म लिखा है। अब आइए गिनिए यहाँ पे पांचवा छठवां टर्म कौन सा है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 ये टर्म और छठवां टर्म ये। इन दोनों को जोड़ के जब हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमें मीडियन मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसका क्या कितना होता है /2 ना, यहाँ पे लिख लीजिए नेक्स्ट टर्म और इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं /2 से। तो यहाँ पे आइए लिख लेते हैं, यहाँ पर जाएगा 4 + 5/2, कितना आ जाएगा 9/2। इसका मतलब आपको यहाँ मिल जाएगा 4.5 और ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, इसका मतलब आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया है। ठीक है, आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पहले आंसर मार्क कर लेते हैं, फर्स्ट आंसर सही जाएगा, दैट इज 4.5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रिलेटेड विद द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इन स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए ये जो आपके पर्सन रिलेटेड हैं जिन्होंने आपका विचरण का विश्लेषण किया था, इनका जो नाम है वो आपके यहाँ पे हो जाएंगे R.A. फिशर। इसका अर्थ हो गया आपका जो चौथा उत्तर है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने ही यहाँ पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यहाँ पे क्लियरली दे रखा था जो कि आपका स्टैटिस्टिक्स में आता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है D, E, F, R रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए ABC ट्रायंगल है, उसका मिड पॉइंट क्या है, D है, E है और F है, ये तीनों मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट जोड़ दिया तो देखिए हमें यहाँ पे 4 ट्रायंगल मिल गया। तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी बात सही होगी, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे आपको 1 ट्रायंगल मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला। अब समझिएगा क्योंकि ये आपके मिड पॉइंट से जोड़ा गया है, उनके माध्य से जोड़ा गया है, जो बीच में भी जो मध्य में जो बिंदु आ रहा है, तो इस वजह से जो आपके चारों ट्रायंगल होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने का सेंस क्या हो गया कि इन सबका एरिया वगैरह सब कुछ इक्वल होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ABC लेट कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने कह दिया कि इसका एरिया आपका 28 है, पूरा एरिया 28 है, और यहाँ पे बन रहे हैं आप कि कितने 4 ट्रायंगल, तो हर एक ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे हो जाएगा 28/4 जो कि जाएगा 7। इसका मतलब ये भी 7 है, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। अब बात समझ रहे क्या हो रहा है
कि एरिया आपस में इक्वली डिवाइड हो जा रहा है चारों ट्रायंगल में। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एरियाज आपस में सेम है। तो यही फंड आपको यहाँ पे समझना है। जब आप यहाँ पे लिखोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब डीएफ, अगर मैं खाली इस ट्रायंगल की बात करूँ, देखिए जो बीचों बीच का ट्रायंगल है, तो मैं कह सकती हूँ ना साफ साफ कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/4 हिस्सा ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि भाई 4 पार्ट में तो डिवाइड है। इस हिसाब से हमारा पहला उत्तर इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो यही आपका कहलाता है मिड पॉइंट थ्योरम। ये जो मैंने आपको यहां से बताया, ये मिड पॉइंट थ्योरम से ही यह सूत्र निकाला गया है, जिसमें यह चीज समझाई गई है कि अगर आपको कोई ट्रायंगल है, उसके मिड पॉइंट को जोड़ दिया जाए तो उसके सारे जो एरिया होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं चारों ट्रायंगल के। ठीक है, आइए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ अ गिवन डेटा इज ए, मतलब अर्थमेटिक मीन ए है, ज्योमेट्रिक मीन आपका जी है, तो आपसे कह रहा है हार्मोनिक मीन आपका एच है, तो आपको बताना है तीनों में रिलेशन क्या होगा। तो इसे आइए एक एग्जांपल से समझते हैं, तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने कोई दो नंबर ले लिया, एक 4 ले लिया और दूसरे मैंने 8 ले लिया। अब देखिएगा, हम तीनों को निकाल के पहले देखेंगे हो क्या रहा है, कौन बड़ा कौन छोटा आ रहा है। जब मैं यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकालूंगी, जो फिर ए एम, ये क्या होता है, देखिए इसका सेंस होता है दोनों को जोड़ के बटे 2। तो कितना जगह, देखिए 8 4 12 बटे 2 कितना आ गया, देखिए 6। साफ साफ आपको दिख गया। अब आइए निकालते हैं दूसरा। दूसरा क्या था आपका, ज्योमेट्रिक मीन। इसका अर्थ क्या होता है, रूट ए बी, मतलब अगर ये ए है ये बी है तो मैं लिख दूंगी रूट ए बी, मतलब रूट 4 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा रूट 32। तो ये आप कह सकते हैं कुछ आपका रूट के लमसम आएगा, आप कह सकते हैं 5 पॉइंट के लगभग कुछ आ जाएगा ना, क्योंकि देखिए आप जब निकालेंगे तो ये कुछ बैठेगा आपका, हाँ 5.3 के लमसम, कुछ भी ऐसे हो सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए, हाँ सॉरी यहाँ पे 5.6 के लमसम आना चाहिए, 5.6 के लमसम। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपका आखिरी क्या है, आखिरी है आपका हार्मोनिक मीन, ये आपको बताना है। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे फॉर हार्मोनिक मीन, आपको बता दूं कि जो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एच एम। अब जो वैल्यू मुझे पता है, आइए मैं उसे रख देती हूँ। ज्योमेट्रिक मीन देखिए मेरा कितना आ रहा था, रूट 32 का होल स्क्वायर। एम देखिए अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर निकाल के बताया कितना आ रहा है इसी संख्या के लिए, 6, और ये मुझे नहीं पता। यहाँ मैं करूंगी तो आ जाएगा 32/6 इज इक्वल टू एच एम। ठीक है, फिर हम देखिए निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 6 5 30 आ जाएगा, और फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0 फिर 6 3 18, कुछ ऐसे करके 5.3 के लमसम आ रहा है। तो अब आप खुद ध्यान से देखिए, आपको एचएम मिल गया 5.3 उसी संख्या के लिए, ये आपको मिल गया यहाँ पे 5.6। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 6। अब आप खुद देखिए ना, बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है आपका एम, मतलब ए। ठीक है, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद क्या आ रहा है बड़ा जी, उसके बाद क्या आ रहा है बड़ा एच। अब आप देख लीजिए ये ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये आपको मिल रहा है इसमें। अब देखिए एक चीज और, ये आपस में इक्वल भी आ सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं कि हमेशा छोटा ही आएगा, बट ये है छोटा आ सकता है या फिर इक्वल आ सकता है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन यूज हुआ है। तो इस हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल सही समझा दिया कि क्या होता है। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपका था यूपी टेट के लिए, बट ये आई थिंक रिपीटेड भी है ये क्वेश्चन पहले से। ठीक है, आइए नेक्स्ट में आते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 5 एंड 36 रेस्पेक्टिवली, देन द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स आपको बताना है क्या होगा। तो समझिएगा, पहले आपसे क्या बोल दिया कि जो डिफरेंस है एंड द प्रोडक्ट है किसी भी दो नंबर का, वो कितना है 5 और 36। तो देखिए डिफरेंस एंड प्रोडक्ट, सबसे पहले देखिए मैं डिफरेंस लिख दूं, a माइनस बी आपका 5 आ रहा है। ठीक है, और a मल्टीप्लाई b ही कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है आपसे कह रहा है इसके रेसिप्रोकल का आपको बताना है, हाँ कि डिफरेंस क्या आएगा इसके रेसिप्रोकल का। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए आप यूज कीजिए सबसे पहले, यहाँ पे आप ऑप्शन के थ्रू सोचिए। यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूं कि a की वैल्यू अगर मान लीजिए मैंने 5 रख ली और b की वैल्यू मैंने मान लीजिए 4 रख ली, तो कुछ बन रहा है क्या, नहीं नहीं। अगर मैं रख लूं 9 और 4, तो देखिए क्या क्या डिफरेंस होता है आपका, 9 4 का डिफरेंस होता है 36, सॉरी 5, और 9 4 को गुणा करने पे आपको मिल जाता है 36। तो यही यहाँ पे आप दिमाग लगाइए। ठीक है, तो क्या काम करेंगे हम, यहाँ पे सीधे लिखेंगे कि यहाँ पे ये वैल्यू रखने पे मेरा काम बन रहा है। सो मेरा पहला नंबर 9 हो गया, दूसरा नंबर 4 हो गया। अब इसका मुझसे कह रहा है डिफरेंस निकालिए इसी रेसिप्रोकल का, तो निकाल लेते हैं। 9 माइनस 4 बटे 36, तो आपको यहाँ पे दे देगा कितना, 5 बटे 36 आंसर। बस आपका हो गया कितना इजीली। तो देखिए जरूरी नहीं है कि आप हर जगह बैठ के सॉल्व करें। अब यहाँ पे आप वैल्यू निकालते रखते स्क्वायरिंग करते, तो नहीं, आपको उतना नहीं करना है।
आपको खुद से सोचना है कि कम टाइम में क्या काम कर दिया जाए ना, अगर यहाँ पे वैल्यू रख दो तो मैं कैसा हो सकता है यहाँ पे, इस हिसाब से आपका 5/36 इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं अपना चौथा आंसर जो कि सही है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, हु वाज अ सेल्फ टॉट इंडियन मैथमेटिकल जीनियस इन 20th सेंचुरी। आपको यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन गिवन है। पहला है हरिश्चंद्र, दूसरा है श्रीनिवास रामानुजन, फिर है आपका श्रीधराचार्य, फिर है आपका आर्यभट्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो आपका हो जाएगा दूसरा, श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, ये इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 660 मीटर स्क्वायर। मतलब आपसे कह रहा है कि कोई कमरा है, उसके चारों दीवार का आपको एरिया दे दिया गया है। समझ रहे होंगे क्या दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, कमरे का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आपसे, एंड द लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। लेंथ आपको क्या दिया है कि दुगना है किसके, ब्रेड्थ के। तो आपसे कह रहे हैं इफ द हाइट ऑफ द रूम इज 11 मीटर, तो आपको बताना है एरिया ऑफ द सीलिंग क्या होगा। तो आइए इसको हम करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना हो जाता है, ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। ये मैंने कैसे लिख दिया है, क्योंकि देखिए इसमें आपका क्या होता है, ऊपर नीचे का एरिया हटाना है, क्योंकि आपको 4 दीवार की बात हो रही है। तो यहाँ पे यूज हुआ है ये आपका कर्व सरफेस एरिया, आप कह लो या फिर कह लो लेटरल सरफेस एरिया, यही आपका यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आप समझिएगा ये आपको दिया कितना था, 660 मीटर। तो ये लिख लीजिए 660 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लीकेशन h। लेकिन आगे आपको क्या बताया कि जो लेंथ है वो दुगनी है ब्रेथ के, तो मैं लिख दूं यहाँ पे L इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, मतलब L इज इक्वल टू 2b। आइए यहाँ पे रख दो, और हाँ h भी आपको दिया गया कितना, 11 मीटर। अब आप इसमें बस यहाँ पे वैल्यूज रख लीजिए, कितना जगह देखिए 660 बराबर 2, और देखिए L प्लस b, तो क्या लिख देंगे 2b प्लस b मल्टीप्लीकेशन 11। ठीक है, तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन 3b मल्टीप्लीकेशन 11, और आपको यहाँ मिलेगा 660। ठीक है, ओवरऑल आपको यहाँ पे देखिए वैल्यू मिलेगा कितना 3 2 6, और यहाँ पे 66 गुणे b, और यहाँ आपको मिल जाएगा 660, कट गया। आपको ब्रेथ कितना मिल गया, 10 मीटर। जैसे ही आपको ब्रेथ मिल गया, अब आपसे प्रश्न में पूछा क्या था, आपसे प्रश्न में पूछा है एरिया ऑफ द सीलिंग, मतलब टॉप का आपको एरिया बताना, जो कि क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखिए लेंथ निकाल लीजिए, सो लेंथ कितना हो जाएगा 2b था, मतलब लेंथ आपका हो जाएगा 20। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि सो एरिया ऑफ सीलिंग ना, एरिया ऑफ जो आपका सीलिंग है वो आपको कितना मिल जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए 200 मीटर स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे 20 गुणे 10 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर, और यही इस प्रश्न का आपका सही उत्तर बन जाएगा। ओके, तो आप लगा सकते हैं इस प्रश्न का चौथा उत्तर एकदम सही उत्तर है आपका। ओके, तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लिया, क्योंकि आपसे कहा था छत का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा, देखिए जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज के यहाँ पे फॉर्मूले याद हो। ठीक है, फॉर्मूला याद करना हमारा यहाँ पे मोटिव नहीं है, हमें ये समझना है कि जब आपसे कहा वॉल्स के बारे में, तो आप खुद सोचिए कि वॉल क्या सेंस हो गया। वॉल का मतलब हो गया ऊपर नीचे का आपको छोड़ना है एरिया, तो आप ये सब चीजें खुद से यहाँ पे बना सकते हो एग्जामिनेशन में। ठीक है, आपको खुद से सोचना है कि कैसे लेंथ कैसे एरिया ना, विजुअलाइजेशन आपके अंदर होनी चाहिए। ओके, तो ये हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम 15 अदर क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस की भी प्लानिंग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन कर लिया है यहाँ पे। ओके, जो लेफ्ट है वो भी हम देख लेंगे साथ साथ, और अब नेक्स्ट जो हम सीरीज आने वाले हैं वो आपका यहाँ पे लाएंगे सुपर टेट के लिए मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम टॉपिक वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको सीरीज कैसी चाहिए, आपको टॉपिक वाइज चाहिए कि एक एक डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी साथ साथ चाहिए। ओके, एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एंड यस चैनल को अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको डायरेक्टली पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, एंड आपको यहाँ पे आपको लिंक गिवन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, फेसबुक का, इंस्टा पे, जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंड यस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।